रेडिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। आज न्यूज एट 10 की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने आज लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये कहानी एक बेवफा पत्नी की है जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर उस पति को ही मार डाला जो कभी उसे जान से प्यारा था। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति के 15 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसका खुलासा होने पर पुलिस भी दंग रह गई। मेरठ के इस मोहल्ले में इतनी हलचल क्यों है? रिक्शे पर इस नीले ड्रम को लेकर पुलिस कहां जा रही है? ड्रम काटकर जो जमा हुआ सीमेंट तोड़ा गया, उसमें क्या राज छिपा था? इन सारे सवालों का जवाब है इस शख्स की तस्वीर, जिसका नाम है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत लंदन में नौकरी करता था। 26 फरवरी को पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए लौटा। बर्थडे भी मनाया, लेकिन 4 मार्च के बाद लापता हो गया। घर के सभी लोग परेशान थे, सिवाय पत्नी मुस्कान रस्तोगी के, जिसके साथ सौरभ ने 9 साल पहले परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। लेकिन सौरभ को क्या पता था कि जिसके लिए उसने परिवार से बगावत की, जिसकी खुशियां पूरी करने के लिए वो घर से दूर लंदन में नौकरी कर रहा था, वही मुस्कान उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। सौरभ लंदन में था और मुस्कान पड़ोस में ही रहने वाले साहिल शुक्ला को दिल दे बैठी। दोनों के बीच प्यार इतना परवान चढ़ा कि उन्होंने मिलकर सौरभ की हत्या करने का प्लान बना डाला। सौरभ के भारत आने से पहले ही मुस्कान 22 फरवरी को मीट काटने के नाम पर 2 चाकू खरीद लाई। डॉक्टर से झूठ बोलकर नींद की दवा लिखवाई। 3 मार्च की शाम को पति सौरभ को चोरी छिपे नींद की दवा दी, जिसके बाद सौरभ गहरी नींद में सो गया। और इसी के बाद घर में ही मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने शराब पी और सौरभ का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल ने शव को ठिकाने लगाने के लिए जो तरीका अपनाया, उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पहले दोनों ने सौरभ के शव के टुकड़े किए, सिर अलग किया, हाथ पैर अलग किए, पेट का हिस्सा अलग किया, पैर अलग किए, कुल 15 टुकड़े किए और फिर ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर उसमें शव के टुकड़े डाल दिए, जिसके बाद सीमेंट के साथ ही टुकड़े भी उसमें जम गए। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा तफ्तीश शुरू की गई। इनकी जो पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसने एक कहानी रची, अपने परिवार वालों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी कि जो सौरभ के परिजन है उन्होंने उसकी हत्या कर दी है और उसका शव कहीं फेंक दिया है, गाड़ दिया है। परंतु जब उसको क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो उसको थोड़ा सा टाइट किया गया इसमें, तो उसके बाद इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था। यानी मुस्कान कत्ल का इल्जाम सौरभ के ही माता पिता पर लगाकर उन्हें फंसाना चाहती थी, लेकिन उसकी चालाकी पकड़ी गई। पुलिस ने बताया कि मुस्कान को सौरभ से ज्यादा पैसों से प्यार था। सौरभ को इस बात की जानकारी पहले ही हो गई थी। 2021 में उसने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी थी, लेकिन मुस्कान तलाक नहीं चाहती थी। उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी को, उसे फांसी होनी चाहिए। इसमें सहयोग भी कर सकता हूँ किसी भी तरह का मैं, क्योंकि उसने मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा छीना है मेरे से। पति की हत्या करते वक्त मुस्कान के न तो हाथ कांपे और न ही उसके शव के टुकड़े करते वक्त उसे दया आई। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान ने अपनी 6 साल की बच्ची को अपने मायके में छोड़ा और साहिल के साथ पहाड़ों पर चली गई। शिमला में शादी की, मनाली में हनीमून मनाया और 2 दिन बाद जब वापस लौटी तो पुलिस की जांच में सारा भेद खुल गया। पुलिस ने जब ड्रम बरामद किया तो वो पूरी तरह सीमेंट से जम चुका था। रिक्शे में इस ड्रम को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। वहीं पर मशीन के साथ मजदूर को बुलाया गया और फिर ड्रम काटकर शव के टुकड़े इकट्ठा किए गए। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो वकीलों ने उनकी पिटाई भी कर दी।
मेरठ के इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा होने के बाद नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। अब जो जानकारी सामने आई है वो बताती है कि इस हत्याकांड के तार तंत्र मंत्र से जुड़े हो सकते हैं। कैसे, आपको मैं कुछ बड़ी बातें बताती हूं। देखिए, साहिल के घर से अजीब चीजें मिली हैं। पुलिस को साहिल के घर की छानबीन के बाद कुछ अजीब चीजें मिली। घर से शराब मिली है, एक बिल्ली मिली है और नमक भी वहां से बरामद हुआ है। घर की दीवार पर कुछ अजीब अजीब पेंटिंग्स भी वहां पर पुलिस को मिली है। ये साहिल का घर, साहिल शुक्ला के नाना वो भी एक तांत्रिक हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। खुद भी तंत्र विद्या पर वो काफी भरोसा करता था, पुलिस को यह भी पता चला है। और बाबाओं की तरह बाल भी उसने अपने बढ़ा रखे हैं, वो बाल बड़े रखता है, जूड़ा बनाता है, वो साफ तस्वीरों में दिख भी रहा है और इसीलिए कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मस्क की कार पर कॉकटेल अटैक हो गया है। जिस वक्त पूरी दुनिया मस्क के स्पेसशिप से एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने का इंतजार कर रही थी, उसी वक्त न्यूयॉर्क में मस्क की कंपनी टेस्ला की कारों में धमाके किए जा रहे थे। इन धमाकों में मोलोटोव कॉकटेल से हमला किया गया। क्या है इसकी कहानी, आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। एक तरफ अमेरिका में टेस्ला की कारों में आग लगा दी गई और टेस्ला के मालिकों की निजी जानकारी भी लीक कर दी गई। सवाल यह है कि टेस्ला के मालिकों की किससे दुश्मनी है और क्यों है। अमेरिका का लास वेगास शहर कैसीनो के लिए दुनिया भर में मशहूर, पर्यटकों से पटा रहने वाला शहर, लेकिन यहां कारों की चिता जलती दिख रही है। कारों के जखीरे में जली हुई ये कार टेस्ला की है, ऑटोमेटिक टेस्ला, जिसके हिंदुस्तान में आने की चर्चा लंबे समय से हो रही है। देर रात 2:45 का वक्त, ये लास वेगस में टेस्ला का सर्विस स्टेशन है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती दिख रही है। आग से चिंगारी उठती है और तेज रोशनी चारों ओर फैलने लगती है। सामने शीशे पर लिखा है रेसिस्ट, मतलब विरोध। टेस्ला के मालिक और मशहूर उद्योगपति ने वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा आतंकवाद। तो क्या आतंकियों ने टेस्ला की कार में आग लगा दी? जब दुनिया सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए मस्क की वाहवाही कर रही थी, तब उनकी कंपनी की कारों में कौन आग लगा रहा था और क्यों? और उससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि आग कैसे लगाई गई। क्या ऑटोमेटिक कार में सॉफ्टवेयर हैक करके आग लगाई जा सकती है? वजह जानने से पहले इन तस्वीरों को दोबारा देखिए। जिस टेस्ला कार में आग लगी, उसके बगल में काले कपड़े पहना एक शख्स दिखाई दे रहा है। वो शख्स फिर वहां से हट जाता है, दूसरी कार के पास जाता है, वहां भी धमाका होता है। इसके बाद वहां सायरन बजने लगता है। पुलिस का कहना है कि हमलावर के पास मोलोटोव कॉकटेल यानी पेट्रोल पंप और बंदूक थी। टेस्ला कारों पर 3 राउंड फायरिंग की और 5 कारों को आग लगाई गई। सुनिए पुलिस इन तस्वीरों के बारे में क्या बता रही है। A Tesla vehicle catch fire momentarily. You'll see the suspect pop up right next to the Tesla vehicle. That individual then appears to be reaching into some kind of bag or backpack, and then he'll walk back and forth from that vehicle that's already on fire to another vehicle. The loud bang that you just heard, we believe, was a gunshot that was fired into one of the Tesla vehicles. I'd like to point out this was a targeted attack against a Tesla facility. We do believe that it is isolated at this time. We do not believe that there's any further threat to the general public. However, as a precaution, like we do on many of these types of incidents, we've increased our police presence, in particular at Tesla locations. इन तस्वीरों के सामने आने पर मस्क ने फिर से एक्स पर लिखा, ये हिंसा पागलपन से भरी और बेहद गलत है। टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बनाती है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए उस पर ये हमले किए जाएं। FBI ने इसे आतंकी घटना करार देकर जांच शुरू कर दी, लेकिन ये टेस्ला और उनके मालिकों पर डबल अटैक था। एक तरफ कारों को आग के हवाले किया गया, तो दूसरी तरफ हैकरों ने टेस्ला मालिकों की डिटेल हैक करके एक वेबसाइट पर डाल दी। वेबसाइट के इंटरैक्टिव मैप पर 5 तरह के निशान दिखाई दे रहे थे। काले रंग के कार के निशान से टेस्ला कार के मालिक की लोकेशन पता लग रही थी।
कर्सर जाते ही नाम, पता, नंबर सब दिखने लगा। लाल रंग के निशान से टेस्ला कार के सर्विस स्टेशन की लोकेशन, डॉग सिंबल के निशान पर डॉज के अधिकारी कर्मचारी की लोकेशन। इसी तरह चौथा निशान टेस्ला कार के चार्जिंग स्टेशन का है। पांचवा निशान कर्सर का है। इसमें एरो की जगह वही मोल्टोव कॉकटेल दिख रहा है जिसके जरिए टेस्ला कार में आग लगाई गई। अब इस मोल्टोव कॉकटेल का कनेक्शन आप समझ गए होंगे। जिस मोलोटोव कॉकटेल का जिक्र पुलिस कर रही है वो असल में पेट्रोल बम है, जो कि विरोध का प्रतीक भी है और उसके अलावा अराजकता का बड़ा हथियार भी है। इस संघर्ष भरी दुनिया में मोलोटोव कॉकटेल आम आदमी का एक बहुत बड़ा हथियार है, जो ना सिर्फ सस्ता होता है बल्कि ज़्यादा नुकसान फैलाता है। इस मोलोटोव कॉकटेल का पहली बार प्रयोग सोवियत संघ के टैंकों को नष्ट करने के लिए किया गया था। हैकर्स ने शर्त रख दी है कि वे टेस्ला कार मालिकों की जानकारी तभी हटाएंगे जब वो ये साबित करेंगे कि उन्होंने अपनी टेस्ला कार बेच दी है। हैकिंग की यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी यानी डोज के प्रमुख बने हैं और पहले की अमेरिकी सरकारों की फिजूल खर्ची को सामने ला रही हैं और मस्क के विरोध को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन इलॉन मस्क का डंका धरती से अंतरिक्ष तक बज रहा है, उनकी कंपनी की डिटेल हैक कैसे हो सकती है? हमने साइबर एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की। टेस्ला अपनी रेपुटेशन के मामले में जाना जाता है और एक सिक्योर कार या सिक्योर सिस्टम्स बनाने में उनका बड़ा नाम है। ऐसे में जो उनके सब्सक्राइबर या उनके जो ओनर हैं, कार ओनर, उनका डेटा लीक होना एक तरह से मस्क को सीधे सीधे चुनौती दी गई है इलॉन मस्क को कि देखिए आप अपना डेटा तो खुद सिक्योर कर नहीं पा रहे हैं और आप कंट्री के सिक्योरिटी के बारे में एडवाइस कर रहे हैं। इस तरह के अटैक इतने आसान नहीं होते, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। पहले रिकॉनिसेंस किया जाता है, रेकी की जाती है कि इनके सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, और जाहिर सी बात है कि सिर्फ इसी चीज़ को हैक करने के लिए नहीं किया गया होगा ये रिकॉनिसेंस। ये इलॉन मस्क की जितनी कंपनीज हैं, स्पेस एक्स से लेकर टेस्ला तक, हर किसी को उन्होंने टारगेट किया होगा। मार्च महीने के 18 दिनों में टेस्ला की कारों पर हमले की एक 11वीं घटना है। मैसाचुसेट्स, सिएटल, कैनास, साउथ कैरोलिना, सैन डिएगो जैसे शहरों में रोजाना टेस्ला साइबर ट्रक जैसे कारों को आग के हवाले करने या उस पर स्प्रे करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मस्क के दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे घरेलू आतंकवाद के तौर पर कार्रवाई करने को कहा है। अब तक तो कारों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन हैकर्स के डेटा लीक करने के बाद टेस्ला कार के मालिकों पर भी खतरा बढ़ गया है। सवाल यह है कि अपनी तकनीक और इनोवेशन के दम पर असंभव को संभव करने वाले मस्क इस विरोध से कैसे और कब तक निपटेंगे? अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स की, जो पृथ्वी पर वापस लौट आई हैं। कहा जा सकता है कि 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को दोबारा जिंदगी मिली है। एक बार फिर वो किसी नवजात बच्चे की तरह धीरे धीरे चलना सीखेंगी, पृथ्वी के माहौल में ढलेंगी, क्योंकि अंतरिक्ष की कोख में 9 महीने तक रहने के बाद सुनीता और उनके साथियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो ऐसी जगह थी जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं था, आसपास लोग नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे और वो कुछ नहीं था जैसा मनुष्यों के लिए धरती पर होता है। And undocking confirmed. Freedom is free of its moorings. ये सिर्फ 4 चेहरे नहीं हैं, ये अनहोनी को होनी में बदल देने वाले होनहार हैं, हुनरबाज हैं, हिम्मत वाले हैं, और इसी में एक हैं हिंदुस्तानी मूल की सुनीता विलियम्स। भारत में आधी रात थी, लेकिन कई लोग जागकर उस पल का इंतजार कर रहे थे जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से लौटकर पृथ्वी पर आएंगी। नासा के दफ्तर में सन्नाटा था और तभी आसमान में नजर आया टिमटिमाता 16 फीट लंबा ड्रैगन यान। Right there have our first view of Dragon Freedom coming home to Earth. कुछ ही देर में वो तस्वीर भी आ गई जिसमें चारों एस्ट्रोनॉट हाथ पर हाथ रखकर कुर्सी से बंधे हुए बैठे थे। इंतजार था पृथ्वी की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का। 17,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इस ड्रैगन कैप्सूल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। हालांकि कुछ मिनट के बाद इसकी रफ्तार कम कर दी गई।
कुछ देर बाद तस्वीर और साफ हुई। नीले रंग के आसमान में ड्रैगन कैप्सूल साफ साफ नजर आने लगा और जैसे ही ऊंचाई 7000 फीट से कम बची, कैप्सूल के पैराशूट खुल गए। And there you see it on your screen, drogue deployment. Drogue descent rate nominal. जब 2 पैराशूट पूरी तरह से खुल गए तो बारी थी बाकी के 2 और पैराशूट खोलने की और जैसे ही चारों पैराशूट सुरक्षित तरीके से खुले, तालियों की गड़गड़ाहट से नासा का दफ्तर एक बार फिर गूंज उठा। Just minutes away from splashing down off the coast of Tallahassee, Florida, splashed. फ्लोरिडा के समंदर के ऊपर नासा का परचम लहरा रहा था। अंतरिक्ष से सुरक्षित लौटे चारों एस्ट्रोनॉट विज्ञान के अभिमान की गाथा सुना रहे थे। That was a live view from our recovery vessel. इस नजारे को देखकर जितनी खुशी लोगों को हो रही थी, उससे ज्यादा खुशी ड्रैगन कैप्सूल में बैठे इन चारों हिम्मत वालों को हो रही थी। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि ठीक 9 महीने और 14 दिन के बाद पृथ्वी की सतह पर इनके कदम पड़ने वाले थे और वो क्षण भी बहुत जल्द आ गया। And splashdown, Crew 9 back on Earth. नीला आसमान और समंदर का नीला पानी, उसी पानी में तैरता ये ड्रैगन कैप्सूल। कुछ ही देर में इस ड्रैगन कैप्सूल के पास फास्ट बोट्स पहुंच गई। पहले सुरक्षा का जायजा लिया, पैराशूट हटाए और फिर शुरू हुआ आगे का प्रोसेस। वैसे तो सुनीता और बाकी के सभी एस्ट्रोनॉट का स्वागत पूरी दुनिया कर रही थी, लेकिन कुछ खास मेहमान भी थे जो इस ड्रैगन कैप्सूल के चक्कर काटने लगे और वो थी डॉल्फिन। Here on your screen we can see dolphins actually who want to come and play with Dragon. ये डॉल्फिन इसी तरह काफी देर तक कैप्सूल के चारों ओर चक्कर लगाती नजर आई। इसके बाद मौके पर पहुंचा स्पेस एक्स का रिकवरी पोत जो लैंडिंग साइट से 2 मील की दूरी पर खड़ा था। मोटी मोटी रस्सियों के सहारे ड्रैगन कैप्सूल को रिकवरी पोत तक पहुंचाया गया। You're exactly right. This view is straight down the recovery vessel. अब बारी थी ड्रैगन कैप्सूल के साइड हैच खुलने की। खास बात तो ये थी कि ये हैच 9 महीने 14 दिन के बाद पहली बार खुला था। साइड हैच खुलते ही स्पेस एक्स की टीम का एक सदस्य कैप्सूल के अंदर गया। हैच खुलते ही स्पेस एक्स टीम का कैमरा अंदर गया। चारों एस्ट्रोनॉट की पृथ्वी पर उतरने के बाद पहली झलक सामने आई। ये एस्ट्रोनॉट अब पृथ्वी पर ताजी हवा में सांस ले रहे थे। And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. इसके बाद दुनिया ने नासा की लाइव तस्वीरों के जरिए सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को बाहर निकलते देखा। सबसे पहले क्रू 9 के कमांडर निक हेग ड्रैगन से बाहर निकले। And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9. हाथ हिलाकर अभिवादन किया, चेहरे पर मुस्कान थी। इसके बाद एक और एस्ट्रोनॉट निकले और फिर तीसरे नंबर पर बाहर आई सुनीता विलियम्स। 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौटने का एहसास सुनीता के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस चुनौतीपूर्ण माहौल में थे। नासा ने बताया कि इन अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत ठीक है। कुछ समय के लिए ये रिकवरी शिप पर ही रहेंगे, फिर इन्हें ह्यूस्टन ले जाया जाएगा और कुछ समय के बाद वो सामान्य जीवन में लौट आएंगे। नासा ने खास तौर पर अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तारीफ की है, क्योंकि सुनीता और उनके साथी नासा के 8 दिन के मिशन पर गए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी के चलते उनका 8 दिन का ये मिशन 9 महीने से भी ज्यादा लंबा खिंच गया। मौसम की उल्टी चाल से न केवल इंसान परेशान है बल्कि वैज्ञानिक भी हैरान है। कहीं बेमौसम बर्फ गिर रही है तो कहीं बाढ़ और आंधी तूफान से सब कुछ बर्बाद हो चला है।
भारत से लेकर 7 समंदर पार तक तबाही की हर एक तस्वीर को बयां करती एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तस्वीर नंबर 1, तूफान से हलकान अमेरिका। तस्वीर नंबर 2, बाढ़ से बेहाल इटली स्पेन। तस्वीर नंबर 3, भारी बर्फबारी से जमा रूस। बेइंतहा बर्बादी की ये तस्वीरें अलग अलग देशों की हैं, लेकिन कुदरत की मार एक जैसी। इंसान बेबस है, लाचार है, चारों तरफ हाहाकार है। तीनों तस्वीरों को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले हिमाचल के लाहौल स्पीति से रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो को देखिए। बर्फ का पहाड़ खोदा जा रहा है। दर्जनों ग्रामीण परत दर परत बर्फ की मोटी चादर को चीर रहे हैं। मौत और जिंदगी के बीच फासला बेहद कम बचा है, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद मानो चमत्कार हो गया। बर्फ के पाताल लोक से 2 लोग जिंदा बचकर बाहर आ गए। दरअसल लाहौल स्पीति के मुद गांव में कुछ ग्रामीण पाइपलाइन को ठीक करने गए थे, लेकिन अचानक ऊपर से ग्लेशियर आ गया, जिसमें दोनों ग्रामीण दब गए। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। बेबसी की अनगिनत तस्वीरें और हर एक तस्वीर प्रलय के सैलाब में लिपटी हुई है। मौसम की बदली चाल अपने साथ समस्याओं का तूफान लाई है। अमेरिका के कई राज्यों में आए तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। यकीन नहीं आ रहा तो वेन काउंटी से आई इन तस्वीरों को देखिए। सैकड़ों पेड़ उखड़ चुके हैं। तूफान से कई घर समीदोज हो गए हैं। घरों में रखा सारा सामान बिखर गया है। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र अल्बामा से आए इस वीडियो को देखकर एक बार के लिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तूफान से हाई स्कूल की पूरी छत उड़ चुकी है। कई स्कूली वैन मलबे के ढेर में दबी हैं। कभी स्कूली बच्चों से भरी रहने वाली ये बिल्डिंग अब सिर्फ एक खंडहर से ज्यादा और कुछ नहीं। अमेरिका के कई राज्यों में आए शक्तिशाली तूफान से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी है। तस्वीरें दक्षिण कैलिफोर्निया के सैन जेसिंटो की हैं। भारी बारिश के बाद पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। सड़क पर कीचड़ का सैलाब आ गया, जिसकी आगोश में कई गाड़ियां हैं। फंसे लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला जा रहा। मौसम की मार से लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना और इक्वाडोर भी जूझ रहे हैं। अर्जेंटीना के शहर बहिया ब्लैंका में भयंकर तूफान के बाद बाढ़ आ गई। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। सैकड़ों परिवार बेघर हैं। फंसे हुए लोगों के लिए सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें दक्षिणी यूरोपीय देश इटली से भी आई हैं। फ्लोरेंस के टस्कनी शहर में भारी बारिश के बाद अर्नो नदी में तूफान आ गया। कई इलाके पानी में डूब गए। सड़क और रेल मार्गों को बंद करना पड़ा। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हेलीकॉप्टर से लिया गया स्पेन के मलागा शहर का ये नजारा देखिए। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ सैलाब ही नजर आएगा। 350 से ज्यादा घरों को खाली कराना पड़ा है। गांव से शहर की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। कुदरत की मार की तस्वीरें अभी थमी नहीं हैं। कहीं तूफान है तो कहीं सैलाब, तो कहीं बर्फ की आगोश में पूरा शहर समा गया है। रूस के आर्कटिक शहर नोरिल्स्क से आई
इस भयानक बर्फीले तूफान की तस्वीर देखकर तो यही लग रहा। 1,80,000 से ज्यादा की आबादी वाला ये शहर प्रकृति के प्रकोप के आगे घुटने टेक चुका है। सड़कों पर बर्फ की इतनी मोटी चादर है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। बर्फीले तूफान से विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम की रह गई। सड़क और हवाई यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया। रूस के चेल्याबिंस्क शहर में बर्फ की बाढ़ आ गई है। बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसने सैलाब की शक्ल अख्तियार कर ली। नदी के किनारे टूट गए, कई घर डूब गए। लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। प्रकृति से छेड़छाड़ के कितने गंभीर और भयानक परिणाम हो सकते हैं, ये दुनिया के अलग अलग कोनों से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। समय रहते अगर मौसम की इस 360 डिग्री चाल को नहीं समझा गया तो हालात आने वाले समय में और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला अहमदाबाद 2 दिनों से सुर्खियों में। मामला 80 करोड़ के सोने से जुड़ा हुआ है, जो एक फ्लैट से बरामद हुआ है। एक साथ इतना सोना और कैश देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। 87 किलो 900 ग्राम सोने के बिस्किट, 19 किलो 600 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी, 11 लग्जरी घड़ियां और 1,37 लाख रुपए कैश। आपको इस पूरे गोल्ड कांड की एक एक सच्चाई से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले अपनी स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 चेहरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की है और ठीक बगल में है गुजरात के एक बड़े कारोबारी के बेटे मेघ शाह। तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन मासूम से दिखने वाले चेहरों के पीछे छिपे मंसूबे कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा आपको आगे हो जाएगा। रान्या राव की सोने की तस्करी वाली कारस्तानी के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब जरा मेघ शाह का भी कारनामा सुन लीजिए। जगह अहमदाबाद का पालड़ी इलाका। बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर बने फ्लैट के अंदर एटीएस और रेवेन्यू इंटेलिजेंस के कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं। अधिकारी एक एक गोल्ड को गिनकर अलग अलग डिब्बों में भर रहे हैं। इन सोने के बिस्किट का वजन और कीमत सुनेंगे तो आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी। 87 किलो 900 ग्राम के इन गोल्ड बार की कीमत बाजार में 80 करोड़ रुपए है। जी हां, सही सुना आपने, 80 करोड़ रुपए। अगर इसमें सोने के आभूषण और घड़ियां भी जोड़ दें तो वजन 107 किलो हो जाता है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महेंद्र और उनके बेटे मेघ शाह के पास इतनी ज्यादा मात्रा में सोना कहां से और कब आया। महेंद्र शाह का बिजनेस दुबई तक फैला हुआ है और अक्सर उनका दुबई आना जाना लगा रहता है। हालांकि एटीएस सूत्रों का कहना है कि मेघ शाह और उनके बेटे महेंद्र शाह का शेयर बाजार में काम है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड, घड़ियां और कैश कहां से आया, डीआरआई अब इसकी जांच करने जा रही है। इधर गुजरात एटीएस का कहना है कि उनके डिप्टी एसपी को कहीं से खुफिया जानकारी मिली थी, लिहाजा फ्लैट में छापेमारी की और सोना बरामद कर लिया। डीआरआई अहमदाबाद जोनल યુનિટની ટીમ અમારી સાથે જોડી અને આ જગ્યા ઉપર આ જોઈન્ટ ટીમ દ્વારા રેડ કરવામાં આવેલી। પ્રાથમિક જ્યારે ત્યાં ગયા તો એ મકાન જે હતો લોક હતો। જાણવા મળેલ કે આ મેઘ મહેન્દ્ર શાહ નામક એક માણસ છે જે મુંબઈમાં રહે છે, એને દ્વારા ભાડાએ રાખવામાં આવેલ છે। ઝડપી કર્યા પછી લગભગ 87.920 કેજી ગોલ્ડ બાર્સ જે બ્રિક ફોર્મમાં છે, સાથે સાથે 19.663 કેજી જ્વેલરી, જેમાં એ જ્વેલરી મળી આવેલ। આમ ટોટલ કરીને 107.583 કેજી સોનું અને જવેરાત મળી આવેલ। एटीएस को भी शक है कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना और नकदी दुबई से तस्करी के जरिए भारत लाई गई थी, जिसकी अब परत दर परत जांच की जाएगी। बहरहाल गुजरात एटीएस महेंद्र और मेघ शाह की पूरी कुंडली खंगालने में लगी है। दोनों बाप बेटे कब और कितनी बार दुबई गए, इसकी एक एक डिटेल खंगाली जा रही। इसी महीने की शुरुआत में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव से 14 किलो सोना बरामद किया गया था। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर भी
35 किलो सोना पकड़ा गया था, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में पकड़े गए सोने की बरामदगी कहीं ज्यादा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।